नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 अप्रैल 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल साथ छपे हैं, चारों मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला एडिटोरियल है स्टॉप द एम्बेसडरशिप फॉर सेल। आपको पता है यूएस में जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में लड़ रही होती है उसको कुछ लोग फंडिंग देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देने वाला कंसेप्ट इंडिया में भी है, यूएस में भी है, दुनिया भर की हर कंट्रीज में। लेकिन यूएस में एक और ट्रेंड है। यूएस में क्या होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देते हैं उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी उनको एम्बेसडर की पोस्ट देगी। एम्बेसडर मतलब कि होता है ना, हाई कमीशन होता है कंट्री का, जो उस कंट्री को दूसरी कंट्रीज में रिप्रेजेंट करता है। तो एम्बेसडरशिप्स फॉर सेल यानी यूएस की सरकार के पास, बेसिकली यूएस के प्रेसिडेंट के पास ये ताकत होती है कि वो अपने हिसाब से दुनिया भर में जो भी एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। और ये जो एम्बेसडर की सीटें होती हैं ये बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में टीपी श्रीनिवासन साहब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है जिसमें एम्बेसडर्स की सीट को खरीदा बेचा जा रहा है, ये किस हिसाब से गलत है और इंडिया में एम्बेसडर्स का अपॉइंटमेंट किस हिसाब से होता है, एक इसको देखेंगे। दूसरा, एन एक्ट ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात हो रही है। अभी 29 मार्च 2021 का डेली एडिटोरियल डिस्कशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वहां पे एक आर्टिकल था द नीडलेस रिसरेक्शन ऑफ अ बरीड इश्यूज, दुष्यंत देव साहब ने लिखा था। और ये आप कह सकते हैं एक बहुत सीनियर एडवोकेट है। अभी दुष्यंत देव साहब ने जब इस आर्टिकल को लिखा उस समय पे उन्होंने बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रिलीजियस हार्मोनी के लिए ज़रूरी है। ऑलरेडी एक इशू सेटल हो चुका है, इसको दोबारा छेड़ने की क्या ज़रूरत है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैंने डिस्कस किया था 29 मार्च के एडिटोरियल में। आप चाहो तो जाके दोबारा पढ़ सकते हो मेरे 29 मार्च वाले एडिटोरियल में। अब वहां पे दुष्यंत देव साहब ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने की एक अपील को गलत बताया था। यहां पे सुब्रमण्यम स्वामी और सत्य सबरवाल ये बोल रहे हैं कि भाई जिस बेसिस पे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं पहले आप ये समझो। मतलब कि यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी, सत्य सबरवाल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को एक्चुअली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये कौन से बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कौन से बेसिस पे दुष्यंत देव साहब ने इस एक्ट को डिफेंड किया था, ये दोनों पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक काउंटर व्यू है और काउंटर व्यू जानना एक न्यूट्रल माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरा जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, स्पेशल नो लॉन्गर। चाइना ने फिर से हांगकांग, जो कि चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं उसको हम लोग समझेंगे इस आर्टिकल में। और आज का फाइनल आर्टिकल ये है आपका ओवरसीइंग ओवरसाइट्स। बेसिकली यहाँ पे किस बारे में बात की गई, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो रेट कट्स हुए थे उनके बारे में बात की गई। इसके बारे में मैंने कल भी आपसे न्यूज़पेपर जो करंट अफेयर्स डिस्कशन था उसमें बात की थी। इसके बारे में मैंने एक अलग से पीपीटी भी बनाई है आपके लिए। वो पीपीटी मैं आज जल्दी ही कोशिश करूंगा अपलोड करने की। साथ साथ यहाँ पे भी जो 2-3-4 पॉइंट्स बता रखे हैं वो पॉइंट्स मैं आपके इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा। सरकार पहले रेट कट को लेके आई, फिर सरकार ने रेट कट को विड्रॉ कर लिया। अभी सरकार ने रेट कट को विड्रॉ क्यों किया इसके बारे में बात करी जाएगी। तो 4 आर्टिकल्स हैं, 4 के 4 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह मेरा सेल्फ प्रमोशन, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग के थ्रू आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं ताकि वो भी इन वीडियोज़ को आके देखें। ऑब्वियस ही बात है, रुकेगा तो एक अब जब उनको वीडियो अच्छी लगेंगी तभी वो रुकेंगे, बट एटलीस्ट आप सजेस्ट तो कर ही सकते हो वीडियोज़ को। उसके साथ साथ मेरे चैनल के हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे बहुत सारी मैंने प्लेलिस्ट्स बना रखी हैं। अक्सर कर मुझे कमेंट्स आते रहते हैं पूछने के लिए कि सर आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हो। तो इसका बेस्ट तरीका ये जानने का है कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और उस हिसाब से आप देख सकते हो उनको। NCERT 6 से लेकर 12 तक की फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब साइंस मैंने बनाने की कोशिश की है। कुछ बन गई हैं, कुछ बनना बाकी हैं। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स चल रही है, सतीश चंद्रा मीडियल हिस्ट्री चल रही है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे लगे तो चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर ही बने। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जब भी मौका मिलेगा आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की PDF, मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन और बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं एम्बेसडरशिप फॉर सेल। यहाँ पे सबसे बेस्ट एक आप कह सकते हो कि कन्वर्सेशन बताया गया है एक सेनेटर के बीच में और
आप कह सकते हो कि एक एम्बेसडर डेजिग्नेट के बीच में, अभी सेनेटर और एम्बेसडर डेजिग्नेट के बीच का कन्वर्सेशन। एक बात मैं आपको बता दूं, सेनेटर के अपॉइंटमेंट के बारे में आपको नहीं पता हो तो जब भी यूएस में, सॉरी एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं बताओ, जब भी यूएस में किसी एम्बेसडर को अपॉइंट किया जाता है, मान लीजिए कि यूएस श्रीलंका में अपने एम्बेसडर को अपॉइंट कर रही है, तो प्रेसिडेंट इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेगा। फाइनली ये सेनेटर के पास जाएगा कंफर्मेशन के लिए, सेनेटर कंफर्म करेगा। इस बीच में जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी देखेगा उस एम्बेसडर के पास्ट में सब कुछ इम्पेकेबल होगा, तो उसे एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक सेनेटर एक एम्बेसडर डेजिग्नेट से बात कर रहा है। एम्बेसडर बोल रहा है कि मैंने आपकी पार्टी को इतना पैसा दिया, लेकिन आपने मुझे एम्बेसडर अपॉइंट किया श्रीलंका का, मुझे लैटिन अमेरिका का एम्बेसडर क्यों नहीं अपॉइंट किया गया। यूएस सेनेटर ने बोला कि भाई देखिए, आपको पता है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, तुमने बंदर नायके का नाम सुना है। तो एम्बेसडर डेजिग्नेट बोल रहा है मैंने नाम तो नहीं सुना है, लेकिन मैं बंदर नायके जाऊंगा जरूर। मतलब उसको लग रहा है कि बंदर नायके एक जगह है, जबकि बंदर नायके श्रीलंका की भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो समझिए बात को, यहाँ पे जिन एम्बेसडर्स को अपॉइंट किया जा रहा है उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है उस कंट्री के बारे में जहां पे उनको अपॉइंट किया जा रहा है। मतलब यह है कि जब आप पैसे के बेसिस पर अपॉइंटमेंट करते हो तो वहां पे मेरिट, एफिशिएंसी, क्वालिटी, नॉलेज, ये सब आपका गलत हो जाता है। ये एक पोटेंट, आप कह सकते हो एक पोटेंशियल एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट के समय पे कोई ना कोई बातचीत रही होगी जिसको यहाँ पे ऑथर कोट कर रहे हैं। और खास बात यह है ऑथर का ये बोलना है कि जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स में एम्बेसडर्स को अपॉइंट किया जाता है, जो ज्यादा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देगा उसको ज्यादा अच्छी एम्बेसडर की पोस्ट मिलेगी। तो हो सकता है कि इससे ज्यादा अजीब कन्वर्सेशन वहां पे सुनने को मिलते हो। तो मतलब कि यूएस में एज एन एम्बेसडर अपॉइंट होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी की कितनी नॉलेज है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा दे पाए हो। तो बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम मतलब कि यूएस में एम्बेसडरशिप अगर आपको चाहिए तो उसके साथ एक प्राइस टैग जुड़ा हुआ है, पैसा दोगे तो मिलेगा। और इसको कहीं ना कहीं ओपनली भी एक्सपेक्ट किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड एम निक्सन ने एक बार सजेस्ट किया था कि एम्बेसडरशिप के लिए जो फ्लोर प्राइस है वो $2.5 लाख होनी चाहिए। मतलब कि $2.5 लाख से एम्बेसडर की बोली लगना शुरू होगी, उसके बाद तो कितनी ऊपर जा सकती है बोली कोई हिसाब ही नहीं है। तो लंदन का एम्बेसडर या मॉस्को का एम्बेसडर या न्यू दिल्ली का एम्बेसडर होगा तो उसको तो बहुत ही ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब चूंकि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन नए नए जीत के आए हैं तो हजारों की तादाद में हाई लेवल पोस्ट में यहाँ पे अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है भाई। और कहीं ना कहीं सेनेट ने इन नामों को कंसीडर करना भी शुरू कर दिया है कंफर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे जो एम्बेसडोरियल एस्पिरेंट्स हैं, जो एम्बेसडर बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा पैसा दे चुके हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को और अब अपने क्लेम को मांग रहे हैं। चूंकि उन्होंने पैसा दिया है, जो बाइडेन जीत गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने आपके ऊपर इतना रिस्क लगाया, डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला था, उसके बावजूद हमने आप पे पैसा लगाया, अब हम जीतते हैं तो हमें पॉइंट करो। बात यहाँ पे ये है कि मिस्टर बाइडेन अब करें तो करें क्या, पैसा तो आया ही है, ठीक है। क्या वो बिल्कुल ईमानदारी से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने रायता फैला के गए हैं क्या उसको पूरी तरीके से साफ कर सकते हैं? जो बाइडेन कोशिश करेंगे बट साफ नहीं कर सकते। तो बाइडेन भी पूरी तरीके से इस प्रथा को बंद नहीं कर सकते कि आप पैसे के बेसिस पे एम्बेसडरशिप्स को खरीदो, बट कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाइडेन ने रिसेंटली लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, ये एक रिटायर्ड कैरियर डिप्लोमेट, अभी कैरियर डिप्लोमेट समझिए बात को, एक चीज होती है कैरियर डिप्लोमेट, एक चीज होती है पैसे देके पोस्ट को खरीदना। तो मान लीजिए यूएस में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बहुत बड़ा गारमेंट का कोई रिटेल मतलब रिटेल चेन स्टोर है, उसके पास बहुत पैसा है, उसने पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे दिया और बोला कि भाई मुझे ये एम्बेसडर की पोस्ट दे देना। एट द सेम टाइम यूएस की सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया किसी लड़का लड़की ने, उसने पूरी जिंदगी काम किया और बाद में शी इज और ही इज एक्चुअली कॉम्पिटेंट टू सिट ऑन दिस पोस्ट। तो यहाँ पे किसको दिया जाए, कैरियर डिप्लोमेट को दिया जाए या बिजनेसमैन जो ज्यादा पैसा दे रहे हैं? तो रिसेंटली कैरियर डिप्लोमेट लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को यूनाइटेड नेशंस का एम्बेसडर अपॉइंट किया बाइडेन साहब ने। सेनेट ने इस अपॉइंटमेंट को कंफर्म कर दिया। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट अच्छा है, लेकिन बहुत सारे अच्छे अपॉइंटमेंट्स अभी भी करने बाकी। यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी एज एन एम्बेसडर अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं जो एक्चुअली में उस एम्बेसडर की कुर्सी को डिजर्व नहीं करते हैं, ओके, बट उन्होंने पैसा बहुत दिया है। इसीलिए आप देखो यहाँ पे कि
न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड में एक मेंबर बैठते हैं जिनका नाम है माइचेले कॉटल। माइचेले कॉटल ने मिस्टर बाइडेन से एक रिक्वेस्ट की है, ठीक है। उनके एक आर्टिकल में मार्च 18 2021 को ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। इसमें इन्होंने ये बोला, स्टॉप लेटिंग रिच पीपल बाई एम्बेसडरशिप, अमीर लोगों को एम्बेसडरशिप खरीदने से रोको, ठीक है। टू जेटिसन द स्कीजी प्रैक्टिस ऑफ रिवार्डिंग बिग कैंपेन कंट्रीब्यूटर्स विद एम्बेसडरशिप, मतलब ये जो यूएस में प्रथा चली आ रही है कि जो ज्यादा पैसा दे रहा है आप उसको इंपॉर्टेंट सीटें दे देते हो, उसको बंद करिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की आप कह सकते हो रिक्वेस्ट की जा रही है जो बाइडेन जी के साथ। जो बाइडेन के लिए भी पूरी तरीके से इस प्रथा को एकदम से बंद कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब भाई यहां पे बात यह है कि क्या किया जाए। लीगल एक्सपर्ट्स ने एक स्टडी कराई कुछ सालों पहले और ये बोला गया कि भाई कैरियर डिप्लोमेट्स को ही आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट देना चाहिए। 1980 में तो एक ये डिसीजन भी लिया गया था कि ज्यादातर एम्बेसडर कैरियर फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स ही होने चाहिए, जैसे कि इंडिया में इंडियन फॉरेन सर्विसेज से आप रिक्रूट हुए और उसके बाद आप अपॉइंट हुए बाहर के एम्बेसडर। इंडिया का सिस्टम यूएस से ज्यादा अच्छा है। यूएस में हालात खराब है, पैसे की बेसिस पे चीजें हो रही हैं। अगर आप देखो तो यूएस में जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने मिनिमम 30% और मैक्सिमम 57% पोस्टों को डोनर्स में बांटा है, मतलब कि 30% से लेकर 57% तक की एम्बेसडर की पोस्टें उन लोगों को अलॉट की गई हैं जिन्होंने रूलिंग पार्टी को अच्छा खासा पैसा दिया है। और सबसे ज्यादा ये अलॉटमेंट किया था मिस्टर ट्रंप ने। 57% ऑफ द एम्बेसडर सीट्स वर फिल्ड विद मेजर डोनर्स, मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द रिपब्लिकन पार्टी। तो अब ऑब्वियस सी बात यहाँ पे यह है कि मिस्टर बाइडेन को भी पैसे डोन करने वालों को थोड़े बहुत सीटें तो देनी पड़ेंगी, बिल्कुल तो वो सबको सब कुछ कैरियर डिप्लोमेट्स में तो देखिए वो बांट नहीं सकते। तो यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि क्या यूएस में अपॉइंट करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है क्या एम्बेसडर को? बिल्कुल है। अगर आप बात करो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट शैल नॉमिनेट एंड बाय विद द एडवाइस एंड कंसेंट ऑफ द सेनेट शैल अपॉइंट एम्बेसडर्स, मतलब प्रेसिडेंट पहले एक एम्बेसडर डेजिग्नेट को नॉमिनेट करेगा, उसके नाम को सेनेट में उसके ऊपर बहस होगी, सेनेट अगर उसको कंसेंट दे देता है तो उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा एज द एम्बेसडर। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास अच्छी खासी ताकत है, क्योंकि किसी को नॉमिनेट करने की ताकत प्रेसिडेंट के पास है। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ने जिसको नॉमिनेट किया है उसको सेनेट रिजेक्ट भी कर सकता है। तो मतलब प्रेसिडेंट नॉमिनी को सेनेट प्रॉपर तरीके से खंगालेगा, उसकी क्वालिटी और इंटीग्रिटी को देखेगा और उसके बाद उसको वहां पे अपॉइंटमेंट मिलेगा। मतलब सेनेट प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन को रिजेक्ट भी कर सकता है ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स। और सेनेट का जो कंफर्मेशन होता है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेनेट के कंफर्मेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस पर्टिकुलर एम्बेसडर डेजिग्नेट का पूरा पास्ट खंगालती हैं। और कल की डेट में अगर पास्ट खंगालते हैं तो उनको कुछ गलत मिल गया तो वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज चुपके से उस पर्सन के पास जाएंगी और बता देंगी कि भाई पास्ट में आपके खिलाफ ये केस चल रहा है, तो या तो इन्वेस्टिगेशन झेलो या अपनी पोस्ट छोड़ दो। तो बहुत सारे लोग अपनी पोस्ट भी छोड़ देते हैं। एक ऐसा ही इंडियन अमेरिकन था जिसको फिजी का एम्बेसडर बनाया जा रहा था, लेकिन एफबीआई ने जब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ चीजें मिली, तो एफबीआई ने चुपचाप से उसको जाके बोल दिया कि या तो अपना नॉमिनेशन वापस ले लो तुम या अब इन्वेस्टिगेशन झेलो। तो उसने नॉमिनेशन वापस ले लिया। लेकिन एट द सेम टाइम जो मान लो इस तरीके से अपॉइंट हो गया, जरूरी नहीं कि वो पूरी तरीके से सही हो। जैसे कि बफेलो नाम का जो सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क स्टेट अमेरिका का, वहां का एक रिच बिजनेसमैन था, उसने ठीक ठाक पैसा दिया था यूएस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में। अब उसको फिजी का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया और वो सबको खुलेआम बताता था कि भाई मैंने पैसा दिया है इसलिए मुझे फिजी का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। अब वो इतना अमीर था कि उसके पास खुद के प्लेन थे। अभी फिजी में अपना प्लेन ले जाने की इजाजत यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट में उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को नहीं दी। बिजनेसमैन ने बोला कि भाई फिजी में तो हफ्ते में एक ही फ्लाइट जा रही है, उसके जो अलग अलग आइलैंड स्टेट्स हैं उनमें एक जगह से दूसरी जगह एक ही फ्लाइट जा रही है, तो मैं अगर अपनी फ्लाइट ले जाता हूं तो मुझे काफी आराम होगा। लेकिन नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी। एट द सेम टाइम फिजी में उस एम्बेसडर का जो घर था उस घर को रिफर्बिश करना, वहां प्रॉपर खाना वगैरह पहुंचाना, वाइन पहुंचाना, ये सब उसने खुद के पैसों से ही किया। वो ये सब खुद के पैसों से क्यों कर रहा था? उसको ये लग रहा था कि भाई मैंने ये पोस्ट खरीदी है यूएस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में पैसा देके। वो अपने आप को अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं जा रहा था, वो अपने आप को इंडिया अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का रिप्रेजेंटेटिव बना के नहीं जा रहा था। उसको कोई मतलब नहीं था कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इस अरेना में किस तरह से काम करेगी, वो बस उसको एक हॉलिडे की तरह लेके जा रहा था। उसको लग रहा था कि इस हॉलिडे के लिए मैंने पैसे दिए हैं और मैं इस हॉलिडे को पूरी तरीके से एंजॉय करूंगा।
एक आइलैंड स्टेट है तुवालू का, फिजी में ही, वहां पे जब वो गया तो 5,000 की उसकी आबादी थी। जब वो एयरपोर्ट पे उतरा तो एयरपोर्ट के बाहर एक लोकल हैंडीक्राफ्ट की दुकान थी। वो लोकल हैंडीक्राफ्ट वाले के पास गया, उसने बोला कितने रुपए की है, तो उसने बोला क्या चाहिए सर आपको, उसने बोला पूरी दुकान। तो उसने पूरी दुकान देने से मना कर दिया, बोला सर पूरी दुकान दे दूंगा तो स्टॉक रिप्लेनिश करने में 1 महीना लग जाएगा और यहाँ पे बस एक ही दुकान है। तो कुल मिला के इतने हालात खराब हैं आपके एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट के यूएस में। इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया में एम्बेसडर्स का अपॉइंटमेंट थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। एक अच्छी बात है कि इंडिया में ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स कैरियर डिप्लोमेट्स को ही मिलती हैं, तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ही ज़्यादातर लोग अपॉइंट किए जाते हैं एज एम्बेसडर्स इन अदर कंट्रीज। हाँ, कोई बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट हो जैसे लंदन में, वॉशिंगटन में या फिर मॉस्को में, तो यहाँ पे कुछ हैवी वेट्स को अपॉइंट किया जाता है। हैवी वेट्स क्यों? देखिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के, और इन 3 जगहों पे उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है जिनके डायरेक्ट प्रधानमंत्री के साथ कनेक्शंस हो और जिनके डायरेक्ट जहां पे वो अपॉइंट किए गए उनके हायर लीडर्स के साथ कनेक्शन हो, क्योंकि ये बहुत 3 स्ट्रेटेजिक जगहें हैं। समझ गया बात को? कैरियर डिप्लोमेट्स में क्या होता है कि मान लो किसी नॉर्मल आईएफएस की मतलब सर्वेंट को आप लंदन में अपॉइंटमेंट दे दोगे तो लंदन के ऑफिशियल सर्कल वाले छोड़ेंगे कि यार ये तो बस एक नौकर है, इससे क्या बातचीत करें। तो पॉलिटिकली कनेक्टेड बंदे को भी कभी कभी इन पर्टिकुलर पोस्टों पे अपॉइंट कर दिया जाता है। रीजन बिंग जिस होस्ट कंट्री में वो अपॉइंट होके जा रहे हैं उस होस्ट कंट्री को भी लगे कि कोई इंपॉर्टेंट बंदा बैठा हुआ है इस पर्टिकुलर एम्बेसडर की पोस्ट पे। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टों पे कैरियर डिप्लोमेट्स के अलावा कुछ पॉलिटिकली हैवी वेट्स को भी अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉस्को में डॉक्टर के.एस. शिलवंकर, डी.पी. धर, आई.के. गुजराल, इंदु कुमार गुजराल जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, वॉशिंगटन में नरेश चंद्र, इस प्रकार के लोगों को अपॉइंट किया गया। और इनके साथ कुछ डेप्यूटी चीफ्स को अपॉइंट किया गया जिन्होंने मेन एम्बेसडरशिप का काम संभाला। और भारत सरकार की पॉलिसी के बारे में जब बात करने को आई तो ये मेन के.पी. शिवलंकर, डी.पी. धर, आई.के. गुजराल साहब जैसे लोगों ने जाके बात की, क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत एक्टिव और हैवी वेट माने जा रहे थे उस कंट्री में जहां पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। समझ गया बात को? तो कुछ हद तक तो इंडिया में भी आप कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट इस हिसाब से होता है कि हाँ भाई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो सकता है, बट उसका रीजन ये होता है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री को भी लगना चाहिए कि कोई इंपॉर्टेंट बंदा यहाँ पे एम्बेसडर की पोस्ट पे बैठा है। सिर्फ एक आईएफएस सर्विस के ऑफिसर को बैठा दोगे तो वो होस्ट कंट्री वाला उसको कुछ भी नहीं समझेगा। और एक इस प्रकार के अपॉइंटमेंट का और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे लद्दाख के कुशोक बकुला रिनपोचे, इनको मंगोलिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। मंगोलिया में बुद्धिज्म को फिर से फैलाने में मिस्टर कुशुक बकुला रिम्पोचे ने एक मेजर रोल प्ले किया। जनवरी 1990 से लेकर अक्टूबर 2000 तक ये उस पोस्ट पे रहे और बाद में भी मंगोलिया के साथ इनका टच बना रहा। इंडिया की एक अच्छी बात है, यहाँ पे हमारे यहाँ जो कैरियर एम्बेसडर्स हैं ज्यादातर कैरियर एम्बेसडर्स को ही आप मतलब ज्यादातर कैरियर डिप्लोमेट्स होते हैं जो आईएफएस सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं उनको ही एम्बेसडर की पोस्टिंग मिलती है। कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जरूरी भी हैं। जो हमारे देश में जो क्रेडिबिलिटी है एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट की वो कहीं ना कहीं यूएस से तो ज्यादा ही है। ठीक है भाई, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। आगे चलते हैं। एन एक्ट ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और मैं बोलूंगा कि इस आर्टिकल में एक अलग प्रकार का व्यू पॉइंट दिया हुआ है। एक व्यू पॉइंट दुष्यंत देव साहब ने दिया था कुछ दिन पहले जब आर्टिकल छपा था 29 मार्च को, और एक व्यू पॉइंट यहाँ पे 2 और लोग दे रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब दे रहे हैं और एक सत्य सभरवाल साहब दे रहे हैं। इनकी व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब अभी के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं, जस्टिस हैं। सत्य सभरवाल साहब एडवोकेट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्लीड करते हैं। तो पहले के आर्टिकल का रेफरेंस क्या है? 29 मार्च 2021 को आर्टिकल छपा था द नीडलेस रिसरेक्शन ऑफ अ बडी इशू। दुष्यंत देव साहब का आर्टिकल है, आप जाके इस आर्टिकल को देख सकते हो। 29 मार्च के एडिटोरियल में मैंने बना रखा है, चाहे तो आप 29 मार्च का एडिटोरियल जाके पढ़ भी सकते हो। तो इन्होंने बोला था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये चीज सॉल्व हो चुकी है, इसको दोबारा फालतू में उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे इस आर्टिकल की जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑथर्स क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं वी हैव बाय वे ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन सुप्रीम कोर्ट WPC 619 of 2020 which was filed earlier but notice was issued later by order of the Supreme Court dated 26 मार्च 2021 challenged sections 3 and 4 of the Places of Worship Act as being unconstitutional void ab initio and against the basic structure of the Constitution of India। मतलब कि ये दो लोग बोल रहे हैं कि हमने भी सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की है
और इस पीआईएल के थ्रू हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हमारे देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं। अभी बेसिक स्ट्रक्चर को क्या वायलेट करते हैं, कैसे वायलेट करते हैं, इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी और सभरवाल साहब ये बोलते हैं कि मिस्टर दुष्यंत देव ने जब अपना आर्टिकल लिखा तो उन्होंने किस चीज के ऊपर बैंक किया? उन्होंने बैंक किया इन द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन इन राम जन्मभूमि केस ऑफ नवंबर 9 2019 एम सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास विद रिस्पेक्ट टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि दुष्यंत देव साहब ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को राम जन्मभूमि केस जो एम सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास केस है उसके साथ जोड़ दिया। जबकि यहाँ पे स्वामी साहब और सबरवाल साहब का ये बोलना है कि आप किसी भी प्रकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को श्री राम जन्मभूमि डिस्प्यूट से नहीं जोड़ सकते। अब क्यों नहीं जोड़ सकते? इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अगर आप सेक्शन 5 में जाओ तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 5 में राम जन्मभूमि केस को एक एक्सेप्शन रखा गया। सेक्शन 5 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये बोलता है कि भाई ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, ये किसी भी सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग से रिलेट नहीं करेगा जो कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 5 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 दिस डज नॉट पर्टेन्स टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस से रिलेट नहीं करता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये याद रखना, ठीक है। इसीलिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के श्री राम जन्मभूमि डिस्प्यूट के 2019 जजमेंट में उनके द्वारा बोली गई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात को यहाँ पे कोट कर रहे हो तो उसकी कोई प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये राम जन्मभूमि केस नहीं आएगा। मतलब कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के एम्बिट के अंदर दिस राम जन्मभूमि केस इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि खुद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 5 में ये लिख रखा है। कुल मिला के यहाँ पे ये दो लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कौन से बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इज अल्ट्रा वायर्स द फंडामेंटल राइट्स इनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उसको वायलेट करता है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। कैसे वायलेट करता है? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बार करता है। ये फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट कैन सेफगार्ड एंड कैन इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। बट ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऐसा होने से रोक रहा है। कैसे रोक रहा है? उसका सिंपल लॉजिक ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस रिलीजियस प्लेस का जो आप कह सकते हो स्टेटस था वही स्टेटस आगे रहेगा। केवल राम जन्मभूमि केस इससे आप कह सकते हो एग्जेम्प्टेड है। बाकी जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जो उनका स्टेटस था 15 अगस्त 1947 को वही स्टेटस उनका रहने वाला है। और अगर आप ये बोल देते हो मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32 वाले क्लॉज को वायलेट कर रहे हो। क्योंकि अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट किसी भी समय पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के या ग्रुप के या कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड कर सकता है। और B.R. अम्बेडकर साहब ने बोला ही था कि आर्टिकल 32 इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बात आई फंडामेंटल राइट्स की। कहने का मतलब है लोगों का पूजा करना, लोगों के धार्मिक संस्था मतलब आस्थाओं से जुड़े जो जगहें हैं उनको सेफगार्ड करना, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो कुल मिला के अब थोड़ा यहाँ पे सेंसिटिव होता है टॉपिक। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। यहाँ पे ये जो दो ऑथर्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स इसको बोल रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स इसको बोल रहे हैं कि पहले जो हिंदू धर्म की इंपॉर्टेंट पूजा करने की जगहें की हुआ करती थी जिनको तोड़ के बाद में मस्जिद बना दी गई, उन इंपॉर्टेंट जगहों को कुछ हद तक वापस पाने की ताकत होना चाहिए, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है। ये बात एक्चुअली में ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं जो कि काफी सेंसिटिव बात है। ओके, तो मतलब कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अगर किसी भी कोर्ट को बार करता है ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने से, और वो करता ही करता है, क्यों? क्योंकि
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये बोल दिया कि 15 अगस्त 1947 को टेम्पल का जो स्टेटस था या मॉस्क का जो स्टेटस था या गुरुद्वारे का जो स्टेटस था वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो अगर उस स्टेटस को चेंज आप नहीं कर सकते हो, मतलब आप जुडिशियल रिव्यू की ताकत को ब्लॉक कर रहे हो। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। फिर ये प्रियम्बल को भी पोर्ट कर रहे हैं। ऑथर बोल रहे हैं कि जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है ये लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ और वर्शिप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और ये लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप यहाँ पे वीकेन हो रही है। ठीक है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसको वीकेन कर रहा है, इस प्रकार की बात यहाँ पे कर रहे हैं। फिर अगर आप आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 देखो हमारे संविधान का, तो फेथ, बिलीफ, वर्शिप की यहाँ पे भी बात की गई है। तो कुल मिला के ऐसे कुछ और इंस्टेंसेस यहाँ पे ये बता रहे हैं ऑथर, जिसके बेसिस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना चाहिए। दुष्यंत देव साहब के ऊपर के साथ ये एक बात में एग्री कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब का ये बोलना है कि देखिए 40,000 टेम्पल्स को तोड़ के मॉस्क में बदला गया मुगल एम्परर्स के कहने पे और उससे पहले दिल्ली सल्तनत के कहने पे। अभी 40,000 टेम्पल्स को तोड़ के जो मॉस्क में बदला गया उनको वापस टेम्पल्स में नहीं जोड़ा बदला जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे इन ऑथर्स का ये बोलना है कि भाई दो ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनको एक्सेप्शन मिलना चाहिए। जैसे सेक्शन 5 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर एक राम जन्मभूमि विवाद को एक्सेप्शन मिला हुआ है, ऐसे दो और केसेस हैं जिनको एक्सेप्शन मिलना चाहिए। वो दो और केसेस कौन से हैं? तो एक जो लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल था मथुरा में, और एक जो लॉर्ड शिवलिंग का टेम्पल था वाराणसी में। तो ये जो दो रिलीजियस प्लेसेस हैं इनको भी ऑथर बोल रहा है कि भाई सेक्शन 5 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर एक्सेप्शन मिलना चाहिए। इसमें जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी जो मान्यताएं हैं उनको माना जाना चाहिए, जो कि ये बहुत पुराने टेम्पल्स हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में मथुरा और वाराणसी के डिस्प्यूट्स को एक्सेप्शन की तरह डालने की बात कर रहा है यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि भाई हमें अगर अब बेसिक स्ट्रक्चर को बचाना है, प्रीएम्बल के संविधान को बचाना है, तो ब्लैंकेट बैन नहीं दिया जा सकता उन चीजों के प्रति जो हिस्ट्री में गलत हुई। ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री में जो कुछ भी गलत हुआ है उसको आप सीधे सीधे तो पूरा नहीं पलट सकते, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसमें आप एक एक्सेप्शन जरूर कर सकते हो। लेकिन अगर ये एक्सेप्शन हो गया तो काफी सोसाइटल प्रॉब्लम हो जाएगी, काफी सोशल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें ना ही हो वही सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑथर अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो व्यू पॉइंट को समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, और भी कुछ सेंसिटिव बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, लेकिन मैं बहुत सी बातों को यहाँ पे जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा सही उनको डिस्कस करना। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल नो लॉन्गर। यहाँ पे बात की जा रही है हांगकांग के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के बारे में। चाइना अपने ग्रिप को हांगकांग के ऊपर टाइट कर रहा है, और हांगकांग में जो डेमोक्रेसी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आप देखो, ये जो हांगकांग नाम की जगह है जो कि चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, ओके, ये आप कह सकते हो कि चाइना की मेन लैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेटवे रहा है पूरी दुनिया के लिए पिछले 24 सालों में। पिछले 24 सालों में हांगकांग हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेटवे फॉर चाइनाज ब्रिलियंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ब्रिटिश रूल के अंदर था पहले ये हांगकांग नाम का आइलैंड, 1997 में चाइना के पास आ गया। उस समय पे ऐसा लगा कि ये जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है हांगकांग, ये अपनी यूनिक आइडेंटिटी छोड़ देगा, ये फिर से कम्युनिस्ट बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस हांगकांग के आइलैंड पे वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑटोनॉमी और फ्रीडम दी गई। यहाँ पे फ्री प्रेस को अलाउ किया गया, राइट टू प्रोटेस्ट को अलाउ किया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रो डेमोक्रेसी अपोजिशन यहाँ पे हमेशा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बीजिंग की सरकार की चलती नहीं, चलती यहाँ पे बीजिंग की सरकार की है, बट कहीं ना कहीं लोगों के पास राइट्स हैं अपनी बातों को बोलने के, लोगों के पास राइट्स हैं सरकार को अपोज करने के, थोड़ा बहुत मुंह खोलने के राइट्स हैं। बीजिंग में तो आपने मुंह खोला सरकार के अगेंस्ट, तुरंत जेल में जाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये है कि जितने भी मल्टीनेशनल्स यहाँ पे काम कर रहे थे, दुनिया भर के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। आप इंडिया में भी देखो, बहुत सारी इंडिया बैंक्स हांगकांग में अपने ऑफिसेस खोल के बैठी हैं, जहाँ पे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अपॉइंट किया जाता है। आप आईएम से क्वालिफाई करते हो कंसल्टेंसी में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, तो आपको हांगकांग पोस्टिंग मिल सकती है। तो हांगकांग में दुनिया भर के लोग आके नौकरियां करते हैं। तो जब दुनिया भर के लोग आके नौकरियां करते हैं तो वो डर के माहौल में तो रह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी हांगकांग में। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाइना के साइड पे चले जाओ तो चाइना के साइड पे जो जुडिशरी है ना वो कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल्ड है, लेकिन हांगकांग के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में जो जुडिशरी है
वो भाई इंडिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं हांगकांग की आप कह सकते हो कि एक अलग पहचान थी, चाइना के अंदर ऐसी पहचान होना बड़ी बात थी। लेकिन इस हफ्ते कुछ अलग हुआ। इस हफ्ते ऐसे बहुत से फीचर्स को यहाँ पे बीजिंग ने हटा दिया, बीजिंग की सरकार ने। 30 मार्च को द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द चाइनाज नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इन्होंने कुछ चेंजेस अप्रूव किए हैं टू हांगकांग्स इलेक्टोरल सिस्टम। और इन चेंजेस के चलते सार की यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर है वो कम हो जाएगा। और इस लॉ के ऊपर साइन किसने किया? प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने। ऑब्वियसली बात है, हांगकांग का बेसिक लॉ यहाँ पे बदल गया। आप कह सकते हो 1997 के बाद ये सबसे बड़ा चेंजेस है। तो पहले क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी हांगकांग की, इसमें 70 मेंबर्स हुआ करते थे और इस 70 में से 35 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते थे। अब इन टोटल नंबर ऑफ 70 मेंबर्स को बढ़ा के कर दिया गया 90 और डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स को कम कर दिया गया 35 से 20। समझ गया बात को? तो पहले 70 में से 35 डायरेक्टली इलेक्ट होते थे, अब 90 में से 20 ही डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये हो गई। जो बचे 70 हैं ये इलेक्ट नहीं होंगे, इनको नॉमिनेट किया जाएगा ग्रुप्स के द्वारा, एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप्स के द्वारा। ये जो ग्रुप्स होंगे ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट होंगे। मतलब बीजिंग की जो सरकार है, बीजिंग की सरकार के फेवर में जो नॉर्मली ग्रुप्स रहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के साथ जो ग्रुप्स अपने आप को एसोसिएट करते हैं, उनको इन 70 सीटों पे अपॉइंट किया जाएगा, वही इन 70 सीटों पे अपॉइंटमेंट करेंगे। तो 90 में से 70 लोग तो ऐसे होंगे जो सीधे सीधे प्रो बीजिंग कैंप होंगे। मतलब केवल 20 ऐसे बचे जो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। लेकिन अभी रुकिए, इन 20 पे भी अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको पहले एक रिव्यू कमेटी के थ्रू गुजरना होगा, जिसका नाम है कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी हर उस कैंडिडेट को खंगालेगी जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और देखेगी कि क्या ये कैंडिडेट पैट्रियोटिक है, क्या ये कैंडिडेट सरकार के अगेंस्ट बोल रहा है। और अगर उस कैंडिडेट ने कभी भी थोड़ा बहुत भी सरकार के अगेंस्ट बोला होगा तो वो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 90 में से जो 20 लोग डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं ना, ये भी एंटी गवर्नमेंट नहीं हो सकते। मतलब अगर उन्होंने सरकार के अगेंस्ट कोई बात बोली है, अगर उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी किया है, तो उनको इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होने दिया जाएगा। समझ गया बात को? तो ऐसे स्वीपिंग चेंजेस हैं कि वैसे तो इफेक्टिवली 90 में से 70 प्रो बीजिंग मेंबर्स हो गए, जो बचे हुए 20 थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे। उन बचे हुए 20 सीटों पे भी वही लोग लड़ सकते हैं जिनको सरकार ने अप्रूवल दिया है, या फिर कह लीजिए सरकार की इस कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी ने अप्रूवल दिया। तो कुल मिला के वो 20 भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि नलीफाई हो गए। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी जो भी अपना डिसीजन देगी, इनको कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और हांगकांग में अभी के लिए एक ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बचा है, वो है जुडिशरी। हो सकता है आगे आने वाले समय में इस जुडिशरी नाम के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को भी चाइना खत्म कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजिंग ने इन चेंजेस को किस बेसिस पे जस्टिफाई किया? बीजिंग ने बोला है कि भैया हांगकांग को अगर कोई चलाएगा तो पैट्रियट्स चलाएंगे। ये जो 2019 का प्रोटेस्ट मूवमेंट चला है ना हांगकांग में, ये नहीं चल पाएगा। अगर आप हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलोगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ साफ बीजिंग की केंद्र सरकार ने बोल दिया है। पहले उन्होंने एक स्ट्रिंजेंट नेशनल सिक्योरिटी लॉ के थ्रू ये बोला था और अभी रिसेंट चेंजेस के थ्रू भी ये बोला है। प्रोटेस्टर्स तो यूनिवर्सल सफरेज की बात कर रहे हैं, तो 70 की 70 सीटें, सॉरी 90 की 90 सीटें डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाएं, वो तो छोड़ ही दो। 70 तो नॉमिनेट हो रही है, 20 डायरेक्ट इलेक्ट हो रही है, उन 20 का भी कोई मतलब है नहीं। ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, हांगकांग का जो प्रोटेस्ट था ना, मूवमेंट था ना, वो काफी स्ट्रांग था। अगर आप हांगकांग के प्रोटेस्ट मूवमेंट की बात करो, 2019 में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शंस हुए थे हांगकांग में, वहां पे 90% सीटें उन लोगों ने जीती जो कि हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी चाहते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, अब जो नए अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं उसके चलते जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर्स हैं उनका कोई एक्सेस नहीं रह जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ये पूरी तरीके से चाइना की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उससे अलाइंड हो गई है। सिंपल बात यहाँ पे ये। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर्स का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर्स हैव नो एक्सेस टू लेजिस्लेटिव। जो भी प्रो डेमोक्रेसी की बात करेगा उसको इनकी रिव्यू कमेटी हटा देगी। तो मतलब अब जो बीजिंग की ग्रिप है हांगकांग के ऊपर वो बहुत ज्यादा तेज है। हालांकि ये अलग बात है कि हांगकांग में जो बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न्स है उनको पूरी तरीके से चाइना ने सॉल्व किया। चाइना धंधे पे कभी इफेक्ट नहीं आने देता है, बिजनेस पे कभी इफेक्ट नहीं आने देता। मल्टीनेशनल्स आके धंधा खोल सकते हैं, बाहर के लोग आके यहाँ पे काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नियम कानून के हिसाब से रखिए, आपको पुलिस कुछ नहीं बोलेगी।
तो आप इंडिया या दुनिया की किसी और कोने से जाके हांगकांग में नौकरी कर सकते हो, आपको पुलिस कुछ बोलने वाली नहीं है। बट प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो अगले दिन ही जेल में नजर आओगे, उसी दिन जेल में नजर आओगे। समझ गए बात को? तो यहाँ पे बीजिंग ने बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न्स को मैनेज किया है, लेकिन वो हांगकांगर्स के दिलों को जीत नहीं पाए। हाँ, हांगकांगर्स के दिल में अपनी जगह नहीं बचा पाए। एक्चुअली में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बचानी भी नहीं है। उनका जो मॉडल है ना डेवलपमेंट का, उनका जो मॉडल है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए सही में कोई जगह नहीं है। ठीक है ना? वो आयरन हैंड के साथ रूल करते हैं। हाँ, उनका रूल अच्छा है, उनका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, यही बस एक अच्छी बात है। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे अभी हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओवरसीइंग ओवरसाइट्स। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है स्मॉल सेविंग जो रेट्स कट हुए थे उसके बारे में। इसके ऊपर तो मैंने एक अलग से आर्टिकल बनाया है, पीपीटी बनाई है। अब चूंकि पीपीटी बना ली है तो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा ही करूंगा, तो वहां पे ज्यादातर बात करूंगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत बात इसके बारे में कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, देखिए बहुत बेसिक तरीके से बता देता हूँ। बजट डिवीजन इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसने जो भी इंटरेस्ट रेट पेएबल होंगे आपके स्मॉल सेविंग स्कीम पे, उनको डाउनवर्ड रिवाइज किया। ऐसा बोला गया कि अप्रैल से जून 2021 का जो क्वार्टर आने वाला है, उसमें इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर जो भी लोगों को इंटरेस्ट मिलता था, उसको 0.4% यानी 40 बेसिस पॉइंट से 110 बेसिस पॉइंट यानी 1.1% तक कम किया जाएगा। जो पीपीएफ स्कीम थी उसको 6.4% का रिटर्न कर दिया गया। पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जहां बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं। 46 ईयर्स में सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इस पीपीएफ को। अगर आप देखो पहले भी कभी रेट कट्स हुए क्या इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स में? बिल्कुल हुए हैं। अगर आप क्वार्टर 1 ऑफ 2020-21 की बात करो, उस समय भी पीपीएफ इंटरेस्ट रेट 7.9% से काट के 7.1 किया गया था। अब 7.1 से काट के कितना कर दिया गया है? 6.4 कर दिया गया। हालांकि आप ये देखो कि इन रेट कट्स को हटा दिया गया। अब इन रेट कट्स को हटाया क्यों गया? फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ऑर्डर्स इशूड बाय ओवरसाइट शैल बी विड्रॉन। ठीक है भाई, मतलब ओवरसाइट एक मेन मैकेनिज्म जो कि इन सारी चीजों को देखता है, इसने ऑर्डर्स इशू किए थे, इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ करने की वजह क्या मानी जा रही है? विड्रॉ करने की वजह ये मानी जा रही है क्योंकि 5 असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं और ऑलरेडी सरकार को बहुत सी चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड पे जो आपकी कमाई होती है उसके ऊपर आपको टैक्स किया जाएगा, इस चीज़ को लेकर सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बहुत सी बातों पे सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये एक मेजर इलेक्शन मुद्दा ना बन जाए, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स, इन प्रकार के लोगों की जो कमाई है वो अफेक्ट होगी इन रेट कट से। इसलिए सरकार थोड़ा डर गई और उन्होंने अभी के लिए इस स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो रेट कट है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। बट पूरे चांसेस हैं कि असेंबली इलेक्शंस होने के बाद अगर बीजेपी जीत जाती है तो स्मॉल सेविंग रेट्स के कट होंगे ही होंगे। ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बोलो कि ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट कट हो क्यों रहे हैं? तो देखिए, सरकार का प्लान है 12.5 लाख करोड़ की बोरोइंग करने का। सरकार ने आरबीआई को और बाकी जितनी भी इनकी एजेंसीज हैं, इनको ये डायरेक्शंस दे दी हैं कि सरकार 12.05 लाख करोड़ की बोरोइंग करना चाहती है। अब यहाँ पे ये जो एजेंसीज हैं और ये आरबीआई का ये बोलना है कि अगर आप इतने लाख की बोरोइंग कर रहे हो तो आपको जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम है ना, इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको पैसा ज्यादा मार्केट से उठाना है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। तो जो स्कीम्स चल रही हैं ऑलरेडी जिनके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली इंटरेस्ट यहाँ कम कर रही सरकार, लेकिन इन इंटरेस्ट कम करने से सबसे ज्यादा इफेक्ट मिडिल क्लास ऑफ इंडिया पे आएगा। ये एक बड़ा यहाँ पे वरी है। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं और डिटेल में समझाऊंगा, अभी के लिए तो मैंने जल्दी में खत्म कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक और शेयर की बिना मत जाइए।